नमस्कार। आज का हमारा विषय है प्रकाश यानी लाइट। सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना। ये हमें चीजें देखने में मदद करती है बस। लेकिन हमारे पास जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि लाइट मतलब एक नंबर की धोखेबाज है। ये मुड़ती है, ये टकराकर लौटती है और ऐसी ऐसी इल्यूजन्स बनाती है कि दिमाग चकरा जाए। तो आज हम लाइट के इन्हीं सबसे बड़े करतबों के पीछे के कुछ बहुत ही सरल नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी ये पड़ताल इस बात पर है कि कैसे एक सीधी साधी टॉर्च से लेकर गाड़ियों के शीशों तक हर जगह फिजिक्स के यही नियम काम कर रहे हैं। चलिए तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहली और बेसिक बात जो हमारे सोर्स बताते हैं वो ये कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और ये हमेशा हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। ये इसका मतलब फंडामेंटल रूल है। हाँ, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। क्योंकि जब ये सीधी रेखा में चलने वाली लाइट किसी चीज से टकराती है तो वो क्या करेगी? हमारे सोर्स बताते हैं कि यहाँ दो मुख्य रास्ते हैं। या तो वो किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट आएगी, जिसे हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं, या फिर वो एक मीडियम से दूसरे में घुस जाएगी, जैसे हवा से पानी में, और अपना रास्ता बदल लेगी। उसे हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। इन्हीं दो घटनाओं में पूरी ऑप्टिक्स की दुनिया छिपी है। ठीक है, तो पहले टकराकर लौटने वाली कहानी को समझते हैं। परावर्तन। हमारे सोर्स इसे बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। किसी भी चिकनी पॉलिश की हुई सतह पर जब लाइट पड़ती है तो वो बाउंस होके उसी मीडियम में वापस आ जाती है, जैसे शीशे पर टॉर्च मारना या शांत पानी में अपनी परछाई देखना। और मजे की बात यह है कि ये बाउंसिंग बड़ी बेतरतीब नहीं होती। इसके दो बहुत ही पक्के नियम हैं। पहला नियम कहता है कि जो लाइट की किरण आ रही है, मतलब आपतित किरण, जो टकराकर जा रही है यानी परावर्तित किरण, और सतह पर जो 90 डिग्री की एक काल्पनिक सीधी लाइन हम बनाते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर, एक ही सतह पर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट आए सामने से और टकराकर दाएं या बाएं भाग जाए। और दूसरा नियम तो और भी मजेदार और एकदम गणित जैसा है। जिस एंगल से लाइट सतह पे टकराएगी, ठीक उसी एंगल से वापस भी जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब कोई ड्रामा नहीं, कोई चीटिंग नहीं, एकदम पक्का हिसाब। एग्जैक्टली। और ये इतना पक्का नियम है कि इसका इस्तेमाल बहुत ही हाईटेक जगहों पर होता है। हमारे सोर्स में तो नहीं है, पर यह जानना दिलचस्प है कि स्टेल्थ विमान जो रडार से छिप जाते हैं, वो इसी नियम का इस्तेमाल करते हैं। उनकी बॉडी को जानबूझकर ऐसे अजीबोगरीब एंगल्स में बनाया जाता है कि जब उन पर रडार की तरंगें, जो एक तरह की लाइट ही हैं, पड़ें, तो वो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के नियम के हिसाब से टकराकर कहीं और चली जाएं, वापस रडार के डिटेक्टर तक ना पहुंचें। वो अदृश्य नहीं होते, बस लाइट को दूसरी दिशा में भटका देते हैं। अरे वाह! मतलब एक 10वीं क्लास का सिंपल सा नियम F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट का राज है। ये हुई ना बात। अच्छा, ये तो हुई सीधी सतह की बात। लेकिन दुनिया तो घुमावदार चीजों से भरी है। हमारी सोर्स बताते हैं कि जब हम सतह को मोड़ देते हैं, यानी गोलाकार दर्पणों की बात करते हैं, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, और यहाँ दो मुख्य खिलाड़ी हैं, अवतल यानी कॉनकेव और उत्तल कॉन्वेक्स दर्पण। इनके नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनका काम इनके आकार में ही छुपा है। अवतल दर्पण अंदर की तरफ धंसा होता है, एक गुफा की तरह, केव। इसका काम है लाइट को एक जगह इकट्ठा करना, उसे कन्वर्ज करना। अच्छा, तो इसीलिए इसे टॉर्च के बल्ब के पीछे लगाते हैं, ताकि बल्ब की बिखरी हुई रोशनी एक जगह इकट्ठा होकर एक तेज बीम बन सके। या फिर सोलर कुकर में, जहां सूरज की सारी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करके इतनी गर्मी पैदा की जाती है कि खाना पक जाए। बिल्कुल। और शेविंग मिरर भी अवतल दर्पण ही होता है। जब आप उसके बहुत करीब जाते हैं तो वो आपके चेहरे की एक बड़ी और सीधी इमेज बनाता है, जिससे हर छोटी से छोटी चीज साफ दिखती है। लेकिन अवतल दर्पण की खासियत यह है कि ये अलग अलग तरह की इमेज बना सकता है। अगर आप दूर हटते जाएं तो इमेज उल्टी और छोटी भी हो सकती है, और वास्तविक भी, जिसे आप स्क्रीन पर उतार सकते हैं। और इसका ठीक उल्टा है उत्तल दर्पण, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। हमारे सोर्सेस का सबसे क्लासिक उदाहरण देते हैं गाड़ियों के साइड व्यू मिरर। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताई गई है कि उत्तल दर्पण से बनने वाली इमेज की 3 खासियतें हैं जो कभी नहीं बदलती। वो हमेशा सीधी होगी,
हमेशा वर्चुअल मतलब आभासी, जिसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, और हमेशा चीज से छोटी होगी। हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प डिजाइन चॉइस है। सोचिए, गाड़ी बनाने वालों ने जानबूझकर एक ऐसा शीशा चुना जो आपको सही दूरी का अंदाजा नहीं देता, लेकिन बदले में एक बहुत बड़ा व्यू देता है। हम दूरी की सटीकता को सुरक्षा के लिए कुर्बान कर देते हैं। अरे हाँ, इसीलिए तो उन शीशों पर हमेशा लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मुझे आज समझ आया कि ये चेतावनी उस शीशे के उत्तल होने का सीधा सीधा नतीजा है। वो आपको धोखा दे रहा है, लेकिन एक अच्छे कारण के लिए। वो पीछे की पूरी सड़क को एक छोटे से शीशे में समेट कर दिखा देता है। यही तो फिजिक्स का कमाल है। अब इन सब चीज़ों की सटीक गणना करने के लिए हमारे सोर्स कुछ तकनीकी शब्दों का परिचय कराते हैं, जैसे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ये सब दर्पण पर खास बिंदु हैं जो हमें बताते हैं कि इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। और उन सब गणनाओं के दिल में है एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली समीकरण, दर्पण सूत्र। 1/f = 1v + 1u। मुझे याद है स्कूल में इसे रटना पड़ता था सवालों को हल करने के लिए। सोर्स भी यही कहते हैं कि ये संख्यात्मक प्रश्नों के लिए जरूरी है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसे ऐसे सोचिए कि ये फॉर्मूला लाइट के लिए एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन है, एक क्रिस्टल बॉल। अगर आपको बस ये पता है कि शीशा कैसा है, मतलब उसकी फोकस दूरी f, और आपने चीज को कहाँ रखा है, वस्तु की दूरी u, तो ये फॉर्मूला आपको बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए ठीक ठीक बता देगा कि इमेज कहाँ बनेगी, v, और कैसी होगी। ये बहुत शक्तिशाली चीज है। और इसी से जुड़ा है एक और शब्द, आवर्धन या मैग्निफिकेशन। ये बस इतना बताता है कि इमेज असल चीज के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी बनी। हाँ, इसका भी एक सूत्र है, m = hi/ho = vu। पर असली जादू इसके मान में है। अगर m का मान 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ी है, 1 से कम है तो छोटी है। और सबसे मजेदार है इसका चिन्ह। अगर m नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज असली और उल्टी है, और अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और सीधी है। तो सिर्फ एक नंबर और उसका साइन आपको इमेज का पूरा बायोडेटा दे देता है। कमाल है। तो ये थी कहानी लाइट के बाउंस होने की। पर जैसा आपने शुरू में कहा था, लाइट हमेशा बाउंस नहीं होती। कभी-कभी वो आर पार भी निकल जाती है, जैसे हवा से पानी में। और हमारे सोर्स कहते हैं कि यहाँ से एक बिल्कुल अलग और अजीब घटना शुरू होती है, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, और जैसे ही उसकी स्पीड बदलती है वो मुड़ जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो हमारे सोर्स में भी है, एक गाड़ी जो तेज़ रफ्तार से पक्की सड़क पर चल रही है और अचानक कीचड़ में उतर जाती है। क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो थोड़ी घूम जाएगी। लाइट के साथ भी ठीक यही होता है। और इसके उदाहरण तो हम हर रोज देखते हैं। पानी की गिलास में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, या स्विमिंग पूल का तला जो असल में जितना गहरा होता है उससे कहीं उतला दिखाई देता है। मैं बचपन में सोचती थी कि पूल में रखा सिक्का उठाने की कोशिश करते हुए मेरा निशाना इतना खराब क्यों है। मेरा हाथ हमेशा गलत जगह जाता था। ये तो फिजिक्स मेरे दिमाग के साथ खेल रही थी। हाँ, बिल्कुल। ये हमारी आंखों को होने वाला एक धोखा है। हमारी आंखें और दिमाग ये मानकर चलते हैं कि लाइट सीधी रेखा में आ रही है, लेकिन जब लाइट पानी से हवा में आते हुए मुड़ जाती है तो हमारे दिमाग को लगता है कि सिक्का वहां है जहां वो असल में नहीं है। जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। तो क्या परावर्तन की तरह इस मुड़ने के भी कुछ नियम है, या ये बस ऐसी ही कहीं भी मुड़ जाती है? नहीं, इसके भी अपने पक्के नियम हैं। पहला नियम तो वही है, आने वाली किरण, मुड़ने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। लेकिन दूसरा नियम, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, वो थोड़ा अलग है। वो कहता है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा एक जैसा रहता है, और इसी अनुपात को उस मीडियम का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये शब्द सुनने में भारी लगता है। ये नंबर हमें बताता क्या है? इसे आप लाइट के लिए एक डिफिकल्टी स्कोर की तरह समझ सकते हैं। हवा का स्कोर लगभग 1 है, मतलब इजी मोड। पानी का स्कोर है 1.33, थोड़ा मुश्किल। और हीरे का स्कोर है 2.42, ये तो एक्सपर्ट लेवल हो गया।
ये स्कोर जितना ज़्यादा होगा, लाइट को उस मीडियम से गुजरने में उतनी ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, उसकी स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी और वो उतना ही ज़्यादा मुड़ेगी। अच्छा, तो हीरा इतना ज़्यादा इसलिए चमकता है क्योंकि वो लाइट को बहुत ज़्यादा मोड़ता और बिखेरता है। एग्जैक्टली, उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही उसकी चमक का एक बड़ा राज है। अब हमारे सोर्स में एक और दिलचस्प चीज़ का जिक्र है, कांच की स्लैब से होने वाला अपवर्तन। जब लाइट हवा से कांच में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और फिर जब कांच से वापस हवा में निकलती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी के समानांतर हो गई। हाँ, वो अपनी मूल दिशा के समानांतर ही रहती है, लेकिन अपनी जगह से थोड़ी सी खिसक जाती है। इस खिसकाव को पार्श्व विस्थापन या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि स्लैब कितनी मोटी है और लाइट किस एंगल पर आ रही है। ये दिखाता है कि लाइट 2 बार मुड़कर वापस अपने रास्ते पर आ जाती है, बस थोड़ी साइड होकर। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने लाइट के 2 बड़े किरदारों को समझा। एक है परावर्तन, जो शीशों और चमकदार सतहों का खेल है, जहां लाइट टकराकर लौटती है, और दूसरा है अपवर्तन, जहां लाइट एक पारदर्शी चीज से दूसरी में जाकर अपना रास्ता बदल लेती है और हमें धोखे देती है। और ये सिर्फ स्कूल की फिजिक्स नहीं है, ये नियम हर जगह हैं। इन्हीं नियमों से हमारे चश्मे के लेंस काम करते हैं, कैमरा दुनिया को कैद करता है और बड़े-बड़े टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के राज दिखाते हैं। लाइट के बर्ताव को समझना असल में अपने आसपास की दुनिया के काम करने के तरीके को समझना है। जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हमने शुरू में कहा था कि लाइट का सबसे बड़ा नियम है सीधी रेखा में चलना, लेकिन अपवर्तन में हमने देखा कि वो मुड़ जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है। तो क्या लाइट अपना ही नियम तोड़ रही है, या फिर वो असल में 2 बिंदुओं के बीच का सबसे तेज रास्ता चुन रही है, भले ही वो रास्ता सीधा ना हो? ये सोचने वाली बात है कि क्या लाइट आलसी है या बहुत ज्यादा स्मार्ट। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो मटेरियल है वो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जिसे हम हर पल इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं। हमारी आंखें। ये सिर्फ देखने का जरिया नहीं है, ये एक कमाल की बायोलॉजिकल मशीन है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम इस मशीन को खोलकर देखेंगे, बिल्कुल एक कैमरे की तरह। समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, और कुछ बहुत मजेदार सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे। हाँ, वही बड़े सवाल जो बचपन से हमें परेशान करते आए हैं, जैसे आसमान नीला क्यों है और सूरज डूबते समय लाल क्यों हो जाता है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं। चलिए। इन सोर्सेस में जो सबसे पहली और मजेदार बात सामने आई वो है मानव नेत्र और कैमरे के बीच की तुलना। कहा गया है कि हमारी आंख एक नेचुरल कैमरा है। ये तुलना बिल्कुल परफेक्ट है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड कैमरा भी हमारी आंख की नकल करने की बस एक कोशिश है। अच्छा। हाँ, कैमरे में लेंस है, अपर्चर है, सेंसर है। हमारी आंख में भी ये सब है, पर वो सब बायोलॉजिकल है, जिंदा है और खुद को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए इस बायोलॉजिकल कैमरे के पुर्जों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, प्रकाश कहाँ से अंदर आता है? कॉर्निया से। एग्जैक्टली। कॉर्निया आपकी आंख का वो पारदर्शी उभरा हुआ हिस्सा है जो सबसे बाहर है। मतलब कैमरे के लेंस के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव फिल्टर होता है, वैसा कुछ? बिल्कुल वैसा ही। इसका मेन काम है बाहर से आने वाली लाइट को इकट्ठा करके आंख के अंदर भेजना। और उसकी ठीक पीछे वो रंगीन हिस्सा होता है जो किसी की आंखों को नीला, भूरा या हरा बनाता है, परितारिका। आइरिस। हाँ, आइरिस। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ये खूबसूरती के साथ साथ एक बहुत जरूरी काम भी करती है। आइरिस असल में हमारी आंख का इंटेलिजेंट लाइट मैनेजर है। लाइट मैनेजर? इसका काम है इसके बीच में मौजूद काले छेद यानी पुतली के साइज को कंट्रोल करना। हाँ, मैंने देखा है कि तेज धूप में पुतली छोटी हो जाती है और अंधेरे में बड़ी। और ये ऑटोमेटिक होता है। जब आप तेज धूप में जाते हैं तो आइरिस पुतली को सिकोड़कर छोटा कर देता है ताकि बहुत ज्यादा लाइट अंदर जाकर आंख के सेंसर को डैमेज ना कर दे। और अंधेरे कमरे में? जैसे ही आप अंधेरे कमरे में आते हैं, आइरिस पुतली को फैलाकर बड़ा कर देता है ताकि जितनी भी कम लाइट मौजूद है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर आ सके। एक शानदार ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। एकदम। इस लाइट मैनेजर के पीछे क्या है? लेंस है ना, नेत्र लेंस। हाँ, और ये कोई साधारण लेंस नहीं है। ये एक उत्तल लेंस है जो कि जेली जैसे जिंदा प्रोटीन से बना है। मतलब ये कांच का नहीं है? नहीं, और इसका एक ही काम है,
पुतली से आने वाली सारी लाइट को लेकर उसे आंख के पिछले पर्दे यानी रेटिना पर शार्प फोकस करना। तो रेटिना एक तरह से कैमरे की सेंसर चिप या फिल्म हुई, जहां पर असल तस्वीर बनती है। बिल्कुल। रेटिना एक प्रकाश संवेदनशील मतलब लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, पर यहाँ एक अविश्वसनीय बात है। क्या? लेंस की वजह से रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है। रुकिए, क्या तो आप कह रही हैं कि इस वक्त दुनिया मेरी आंखों में उल्टी दिख रही है? हाँ, और आपका दिमाग एक सुपर फास्ट वीडियो एडिटर की तरह उसे लगातार सीधा कर रहा है। ये तो कमाल है। एग्जैक्टली। यहीं पर हमारा आखिरी हिस्सा दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व काम आता है। ये एक हाई स्पीड डेटा केबल की तरह है जो उल्टी इमेज की जानकारी को ब्रेन तक पहुंचाती है। हाँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। तो असल में हम आंखों से नहीं दिमाग से देखते हैं। आंखें तो बस रॉ डेटा इकट्ठा करने वाला हार्डवेयर है। वाओ, ये वाकई हैरान करने वाला है। अब एक और सवाल जो मुझे हमेशा से परेशान करता रहा है। जब मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ और फिर अचानक खिड़की से बाहर दूर किसी पेड़ को देखता हूँ तो फोकस तुरंत बदल जाता है। हाँ? कैमरे को ऐसा करने में टाइम लगता है। हमारी आंखें ये जादू कैसे करती हैं? इस जादू का एक साइंटिफिक नाम है समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन। और ये मानव नेत्र की सबसे खासियतों में से एक है। जैसा मैंने कहा, हमारा नेत्र लेंस कांच का नहीं बल्कि एक लचीली जेली जैसा है। ओके। इसके चारों ओर छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं। जब आप पास की कोई किताब पढ़ते हैं तो ये मांसपेशियां लेंस को दबाकर उसे और मोटा और गोल कर देती हैं। जिससे उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। बिल्कुल। एक मिनट, ये तो उल्टा लगता है। मुझे लगता था कि दूर देखने के लिए आंखों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि पास देखने के लिए मांसपेशियां काम करती हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सच में काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर असल में हमारी आंख की आराम की अवस्था दूर देखने के लिए होती है। अच्छा। और लेंस अपने आप खिंचकर पतला हो जाता है। तो पास देखने के लिए ही आंखों को एक्टिवली काम करना पड़ता है। हाँ, इसीलिए ज्यादा देर तक पढ़ने से आंखों में तनाव होता है, दूर देखने से नहीं। तो मतलब घंटों तक दूर पहाड़ों को देखने से आंखें थकेंगी नहीं बल्कि रिलैक्स होंगी। ये तो बहुत दिलचस्प है। और मैंने पढ़ा है कि इसकी भी एक लिमिट है। स्पष्ट देखने की सबसे कम दूरी करीब 25 सेंटीमीटर होती है। हाँ, उसे निकट बिंदु कहते हैं। आप 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास कोई चीज लाएंगे तो वो धुंधली दिखने लगेगी। और दूर की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। इसीलिए हम करोड़ों किलोमीटर दूर तारों को भी साफ देख पाते हैं। बिल्कुल। तो ये ऑटो फोकस सिस्टम कमाल का है, लेकिन हम सब जानते हैं कि यह हमेशा परफेक्ट नहीं होता। मेरे कई दोस्तों को दूर का देखने के लिए चश्मा लगता है, जिसे शायद निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहते हैं। हाँ, मायोपिया। ये होता क्या है असल में? इसे समझने के लिए आप वो प्रोजेक्टर स्क्रीन वाली एनालॉजी याद कीजिए। ओके। मान लीजिए आपका रेटिना एक मूवी स्क्रीन है और आपका लेंस एक प्रोजेक्टर। मायोपिया में किसी वजह से ये स्क्रीन मतलब रेटिना प्रोजेक्टर से थोड़ी दूर हो गई है। या फिर प्रोजेक्टर मतलब लेंस जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो गया। एकदम सही। तो नतीजा क्या होता है? दूर से आने वाली लाइट की इमेज स्क्रीन पर पड़ने से पहले ही हवा में फोकस हो जाती है। और स्क्रीन तक जो पहुंचता है वो एक धुंधला आउट ऑफ फोकस मैस होता है। बिल्कुल, इसीलिए दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। अच्छा, तो चश्मा इसे कैसे ठीक करता है? चश्मा एक और लेंस लगाकर उस फोकस पॉइंट को पीछे धकेलता है, ताकि वो हवा में नहीं बल्कि ठीक रेटिना की स्क्रीन पर जाकर बने। इसके लिए अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है। हाँ, जिसका नंबर माइनस में होता है। समझ गया। और इसका ठीक उल्टा होगा दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, जहां पास की चीजें धुंधली दिखती हैं। बिल्कुल। और इसमें इमेज रेटिना के पीछे फोकस होती है। और इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगता है। हाँ, जो प्लस नंबर का होता है। हाँ, वो लाइट को थोड़ा पहले मोड़कर फोकस पॉइंट को आगे खींच लाता है, ठीक रेटिना पर। तो ये दोनों असल में एक ही समस्या के दो अलग अलग रूप हैं। बस फोकस पॉइंट या तो थोड़ा आगे है या थोड़ा पीछे। आपने बिल्कुल सही समझा। इन सोर्सेज में एक तीसरे दोष का भी जिक्र था, जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया, जो उम्र के साथ होता है। हाँ, ये प्रॉब्लम हाइपरमेट्रोपिया जैसी ही है, पर इसकी वजह आई बॉल का साइज नहीं है। तो फिर क्या है? असली कारण है कि उम्र के साथ हमारा आई लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। वो थोड़ा सख्त हो जाता है। हाँ। और मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। नतीजा? आंख पास की चीजों पर फोकस करने के लिए लेंस को मोटा नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो ये वही कारण है जिसकी वजह से मेरे पिताजी मेन्यू कार्ड पढ़ने के लिए उसे हाथ में लेकर दूर करते जाते हैं।
बिल्कुल वही। और अक्सर इस उम्र में लोगों को पास और दूर दोनों की दिक्कत हो जाती है। इसीलिए उनके चश्मे में द्विफोक्सी लेंस होता है। हाँ, जिसमें नीचे का हिस्सा पास पढ़ने के लिए और ऊपर का हिस्सा दूर देखने के लिए होता है। तो हमने देखा कि कैसे लेंस और रेटिना मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये सब तो सिर्फ तस्वीर बनाने की मशीनरी हुई। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम रंग की बात करते हैं। आखिर ये रंग हैं क्या? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब प्रकाश की एक खासियत में छिपा है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अच्छा, हम सूरज की रोशनी को सफेद या हल्का पीला देखते हैं, पर असल में वो सफेद नहीं है। वो 7 अलग-अलग रंगों का एक कॉकटेल है। विबग्योर है ना? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। वही, जब ये सफेद रोशनी कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर रंग की वेवलेंथ अलग होती है और वो कांच में अलग-अलग स्पीड से चलता है, जिससे वो अलग-अलग एंगल पे मुड़ता है। सबसे ज्यादा बैंगनी मुड़ता है, सबसे कम लाल। और इंद्रधनुष ठीक इसी वजह से बनता है। हाँ, बारिश की लाखों बूंदें छोटे-छोटे प्रिज्म का काम करती हैं। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट जो बार बार आ रहा था वो था वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ, इसका तारों के टिमटिमाने से कुछ लेना देना है, राइट? हाँ, इसे सरल भाषा में समझते हैं। हमारा वायुमंडल हवा की एक शांत, एक जैसी परत नहीं है। ये गर्म और ठंडी हवा की कई हिलती डुलती परतों का एक सूप है। बिल्कुल। जब दूर किसी तारे की रोशनी इस वायुमंडल से गुजरकर हम तक पहुंचती है, तो वो इन अलग-अलग परतों से टकराकर बार-बार अपना रास्ता बदलती है, यानी अपवर्तित होती है। और क्योंकि ये परतें लगातार हिल रही हैं, तो रोशनी का रास्ता भी हर पल बदल रहा है। कभी वो हमारी आंख में आती है, कभी जरा सा हट जाती है। एकदम सही। और ये इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है तारा टिमटिमा रहा है, जबकि असल में वो अंतरिक्ष में स्थिर रोशनी से ही चमक रहा होता है। कमाल है। तो इसी वायुमंडल में हमारे उन 2 बड़े सवालों का जवाब भी छिपा है। हाँ, चलिए पहले पर आते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? इसका जवाब एक और घटना में है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग। जब सूरज की सफेद रोशनी वायुमंडल में घुसती है, तो वो हवा में मौजूद गैस के अणुओं और धूल के बहुत छोटे कणों से टकराती है। और टकराने पर ये रोशनी चारों दिशाओं में बिखर जाती है। इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन सारे रंग बराबर क्यों नहीं बिखरते, सिर्फ नीला ही क्यों? यहीं पर असली राज है। एक नियम है जिसे रेले प्रकीर्णन, रेले स्कैटरिंग कहते हैं। ओके। इसके अनुसार छोटी वेवलेंथ वाली लाइट लंबी वेवलेंथ वाली लाइट से कहीं ज्यादा बिखरती है। और अगर हम विबग्योर को देखें तो नीले और बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और लाल की सबसे लंबी। तो जब सूरज की रोशनी आती है तो नीला और बैंगनी रंग बाकी रंगों के मुकाबले हवा के कणों से टकराकर आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं। एग्जैक्टली। लाल, नारंगी, पीला रंग ज्यादा नहीं बिखरते, वो लगभग सीधे निकल जाते हैं। पर नीला रंग इतना ज्यादा बिखरता है कि वो पूरे आसमान को भर देता है। तो हम कहीं भी देखें, हमें हर दिशा से वही बिखरा हुआ नीला प्रकाश आता हुआ दिखता है। और इसलिए हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। यहाँ एक सवाल और उठता है, अगर बैंगनी रंग की वेवलेंथ नीले से भी छोटी है तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? बहुत अच्छा सवाल है। टेक्निकली बैंगनी रंग नीले से भी ज्यादा बिखरता है, लेकिन 2 वजहों से हमें आसमान नीला दिखता है। क्या है वो? एक, सूरज से आने वाली रोशनी में नीले रंग की मात्रा बैंगनी से ज्यादा होती है, और दूसरा, हमारी आंखें नीले रंग के लिए बैंगनी के मुकाबले कहीं ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। अच्छा, तो इन दोनों वजहों का मिला जुला असर ये होता है कि हमें आसमान नीला दिखता है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर जो इसी से जुड़ा है। अगर दिन में नीला रंग बिखर कर आसमान में छा आता है, तो फिर वो लाल रंग कहाँ जाता है जो सीधा निकल गया था? हाँ। और यही हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज के लाल दिखने के कारण पर ले आता है। बिल्कुल। ये दोनों घटनाएं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सोचिए, दोपहर में सूरज हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। तब उसकी रोशनी को वायुमंडल की एक पतली सी परत पार करनी पड़ती है। सही। लेकिन सुबह और शाम सूरज क्षितिज यानी हॉराइजन पर होता है,
तब उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में एक बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ठीक। और उस लंबे रास्ते में छोटी वेवलेंथ वाले नीले और बैंगनी रंग को बिखरने का इतना ज्यादा मौका मिलता है कि वो रास्ते में ही लगभग पूरी तरह बिखर कर खत्म हो जाते हैं। हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, तो बचता क्या है? बचता है सिर्फ वो रंग जो सबसे कम बिखरता है, मतलब लंबी वेवलेंथ वाला प्रकाश। लाल और नारंगी, सिर्फ यही रंग उस मोटी वायुमंडली परत को भेद कर सीधा हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए हमें सूरज और उसके आसपास का आसमान लाल, केसरी या नारंगी दिखाई देता है। बिल्कुल, ये वही लाल रंग है जो दिन के उजाले में नीले रंग की चकाचौंध में छिप जाता है। हाँ, तो दिन में आसमान नीला दिखता है क्योंकि नीला रंग हमारे तरफ बिखरता है, और शाम को सूरज लाल दिखता है क्योंकि नीला रंग हमसे दूर बिखर जाता है। कितनी खूबसूरत और कनेक्टेड एक्सप्लेनेशन है। तो संक्षिप्त में देखें तो आज हमने अपनी आंखों की पूरी मशीनरी को समझा, कैसे वो एक ऑटो फोकस कैमरे की तरह काम करती हैं। हाँ। हमने दृष्टि दोष और उनके सुधार को भी समझा। हाँ, कि चश्मे कैसे फोकस की छोटी-मोटी गलतियों को ठीक करते हैं। और आखिर में हमने प्रकाश के बिखरने के पीछे की फिजिक्स को समझा, जिसने हमें बताया कि आसमान नीला और सूरज लाल क्यों है। यहाँ एक आखिरी विचार छोड़कर जाते हैं। जरूर। हमने सीखा कि हम रंगों को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारी आंखें और हमारा दिमाग प्रकाश के एक बहुत छोटे से हिस्से विबग्योर के लिए बने हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी आंखें मधुमक्खियों की तरह पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट देख पाती, या सांप की तरह अवरक्त यानी इंफ्रारेड लाइट को महसूस कर पाती, तो हमें दुनिया कैसे दिखती? शायद हमें फूलों पर ऐसे पैटर्न्स नजर आते जो अभी अदृश्य हैं। रात में हर जीवित चीज अपनी गर्मी से चमकती हुई दिखती। और आसमान? हो सकता है जिसे हम आज नीला आसमान कहते हैं, वो हमें किसी बिल्कुल ही अलग अनजाने रंग का नजर आता। हमारा ये रंगीन संसार असल में हमारी अपनी बायोलॉजिकल सीमाओं की ही एक खूबसूरत तस्वीर है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय की दुनिया में उतर रहे हैं जो हमारे चारों तरफ है लेकिन अक्सर अदृश्य रहता है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम V = IR रटने या करंट की परिभाषा दोहराने नहीं वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे घरों की दीवारों के पीछे उन तारों में असल में चल क्या रहा है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या सच में बिजली घर से कोई एक इलेक्ट्रॉन मतलब पूरी रफ्तार से दौड़कर हमारे बल्ब तक आता है? मुझे तो सच में बचपन में ऐसा ही लगता था। ये एक बहुत ही आम कल्पना है और मजेदार भी, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा? देखिए, असल में तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले से ही वहां मौजूद है। मतलब तार खाली नहीं है? बिल्कुल नहीं। सोचिए जैसे किसी पाइप में पानी पहले से ही भरा हुआ है। आप जब स्विच ऑन करते हैं तो आप कोई नया इलेक्ट्रॉन नहीं बुलाते, बल्कि तार के एक सिरे पर एक धक्का लगाते हैं। एक धक्का? बिल्कुल, जिसे हम विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये धक्का लगभग प्रकाश की गति से पूरे तार में फैलता है और हर इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन को आगे वाले को धक्का देता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो जो चीज तेज है वो है ऊर्जा का प्रवाह, ना कि खुद इलेक्ट्रॉन। एक अकेला इलेक्ट्रॉन तो बहुत धीरे धीरे खिसकता है। उससे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं ना? सही पकड़े हैं, उसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वाह, तो मतलब हम असल में ऊर्जा के प्रवाह को कंट्रोल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की रेस को नहीं। एकदम सही। और इसी प्रवाह की दर को, कि मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक जगह से गुजरे, उसे हम करंट या आई कहते हैं। बिल्कुल, करंट का सूत्र I = QT इसी बात को मापता है। ये प्रवाह की रफ्तार है। एक सर्किट। हाँ, एक इलेक्ट्रिक सर्किट। और इस प्रवाह को बहने के लिए एक बंद रास्ता चाहिए। अगर ये रास्ता कहीं से भी टूटा तो करंट रुक जाएगा, तुरंत रुक जाएगा। ठीक है, तो इस धक्के पर वापस आते हैं, विभवांतर या वोल्टेज। पानी के पाइप वाला उदाहरण काफी अच्छा है। जैसे ज्यादा ऊंची टंकी से पानी ज्यादा दबाव से आता है, वैसे ही ज्यादा वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा जोर का धक्का। बिल्कुल। वोल्टेज का सूत्र भी यही कहानी बताता है। V = WQ मतलब कार्य बटे आवेश। हाँ, यानी हर एक चार्ज को धक्का देने में कितना काम या वर्क किया जा रहा है, यही वो विद्युत दबाव है। लेकिन यहाँ एक और किरदार है जो कहानी में ट्विस्ट लाता है। और मुझे लगता है वो हमारी कहानी का विलन है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। हाँ, विलन कह सकते हैं। वो रुकावट जो हमेशा हमारे इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में आती है। सही है। हर तार, हर उपकरण, यहाँ तक कि सबसे अच्छे कंडक्टर में भी रुकावट होती है।
जब इलेक्ट्रॉन तार के अंदर से गुजरते हैं तो वो उस पदार्थ के परमाणुओं से मतलब एटम से लगातार टकराते रहते हैं। अच्छा, यही टक्करें उनके बहाव को धीमा करती हैं और इसी रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यहीं पर मेरा एक सवाल है हम्म। जो मुझे हमेशा परेशान करता है। पूछिए। कहा जाता है कि तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। क्यों? मैं सोचती थी कि ज्यादा मोटा तार मतलब ज्यादा मटेरियल, तो रुकावट भी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है और ये एक और आम कंफ्यूजन को दिखाता है। इसे एक हाईवे की तरह सोचिए। अगर आपके पास एक सिंगल लेन सड़क है तो ट्रैफिक ज्यादा होगा, रुकावट ज्यादा होगी। सही है। लेकिन अगर आप उसी सड़क को 8 लेन का हाईवे बना दें हाँ। तो आपने गाड़ियों को गुजरने के लिए बहुत ज्यादा जगह दे दी है। तो ट्रैफिक आसानी से बहेगा, रुकावट कम हो जाएगी। बस मोटा तार भी इलेक्ट्रॉनों के लिए एक चौड़े हाईवे की तरह है। उन्हें बहने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, इसलिए प्रतिरोध कम हो जाता है। बेहतरीन, अब समझ आया। और यहीं पर भौतिकी का सबसे मशहूर समीकरण आता है, V बराबर IR, यानी ओम का नियम। हाँ, ओम का नियम। लेकिन मैंने सुना है कि ये उतना सार्वभौमिक नियम नहीं है जितना माना जाता है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। V बराबर IR एक बेहद उपयोगी समीकरण है, पर यह कोई प्रकृति का मौलिक नियम नहीं है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अच्छा। यह सिर्फ कुछ खास पदार्थों जिन्हें हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं और वो भी स्थिर तापमान पर ही ठीक से काम करता है। मतलब सेमीकंडक्टर्स पर नहीं? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप सेमीकंडक्टर या डायोड की दुनिया में कदम रखते हैं, जो हमारी सारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है, ये सीधा साधा रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है। तो ओम का नियम एक शुरुआत है, पूरी कहानी नहीं। एकदम सही कहा। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो अब जब हम वोल्टेज और प्रतिरोध को समझ गए हैं, तो चलिए परिपथ बनाने की बात करते हैं, खास तौर पर हमारे घरों में। मुझे पता है कि घर में पैरेलल यानी समानांतर संयोजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्यों? अगर हम सब कुछ सीरीज यानी श्रेणी में जोड़ देते तो क्या तबाही मच जाती? तबाही शायद सही शब्द है। चलिए कल्पना करते हैं। हाँ, बताइए। सीरीज संयोजन का मतलब है कि करंट के बहने का सिर्फ एक ही रास्ता है। सारे उपकरण एक ही माला में पिरो दिए गए हैं। ठीक है। अब सोचिए, आपको सिर्फ एक लैंप जलाना है, लेकिन सीरीज सर्किट में करंट को अपना रास्ता पूरा करने के लिए टीवी, फ्रिज, एसी सबसे होकर गुजरना पड़ेगा। अरे बाप रे, मतलब एक लैंप जलाने के लिए घर के सारे उपकरण ऑन करने पड़ेंगे? हाँ, और इतना ही नहीं, और भी कुछ है? सीरीज में वोल्टेज भी हर उपकरण में बढ़ जाता है। तो अगर आपके घर में 220 वोल्ट आ रहा है और आपने 10 उपकरण जोड़ दिए तो हर एक को सिर्फ 22 वोल्ट मिलेगा। उस वोल्टेज पे तो कुछ भी ठीक से काम नहीं करेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी मुसीबत, अगर उस माला की एक भी लड़ी, मान लीजिए एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो पूरा सर्किट टूट जाएगा। घर की सारी बिजली गुल। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं पूरी तरह समझ गई कि सीरीज कनेक्शन घरों के लिए क्यों एक भयानक सपना है। तो फिर पैरेलल संयोजन हमें कैसे बचाता है? समानांतर संयोजन एक मल्टी लेन हाईवे की तरह है। मेन सप्लाई से करंट आता है और फिर हर उपकरण के लिए एक अलग रास्ता होता है। अच्छा। इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, हर लेन को शुरुआत में एक बराबर धक्का मिलता है, यानी हर उपकरण को पूरा 220 वोल्ट मिलता है, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता पर काम करते हैं। हाँ। और दूसरा, अगर एक लेन में कोई गड़बड़ी हो जाए, मान लीजिए आपका टोस्टर खराब हो गया, तो बाकी लेनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टीवी, फ्रिज, लाइटें सब चलते रहते हैं। तो ये स्वतंत्रता और समान अवसर का सिद्धांत है बिजली की दुनिया में। बहुत बढ़िया। कह सकते हैं। अब एक और व्यवहारिक सवाल पर आते हैं, हमारा बिजली का बिल। जब हम कहते हैं कि 100 यूनिट बिजली खर्च हुई, तो हम किस चीज के पैसे दे रहे हैं? करंट के, वोल्टेज के? हम असल में ऊर्जा यानी एनर्जी के पैसे दे रहे हैं। एनर्जी के? हाँ, यहाँ दो शब्दों को समझना जरूरी है, शक्ति यानी पावर और ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है। शक्ति, जिसे हम वॉट में नापते हैं, ये बताती है कि कोई उपकरण कितनी तेजी से ऊर्जा की खपत कर रहा है। एक 100 वॉट का बल्ब 10 वॉट के बल्ब से 10 गुना तेजी से ऊर्जा खींचता है। अच्छा, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शक्ति ये है कि आप कितनी तेजी से अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और ऊर्जा, जिसे हम किलोवाट घंटा या यूनिट में नापते हैं, वो ये है कि आपने कुल कितनी कोल्ड ड्रिंक पी। ठीक है। अगर आप 1000 वॉट यानी 1 किलोवाट का हीटर 1 घंटे तक चलाते हैं, तो आप 1 किलोवाट या 1 यूनिट ऊर्जा की खपत करते हैं। तो बिल्कुल ऊर्जा का है, न कि उसकी रफ्तार का। बिल्कुल। शक्ति के सूत्र है P = VI, P = I²R। ये सब भी ओम के नियम से ही जुड़े हुए हैं। हाँ,
ये तीनों एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। P = VI सबसे बुनियादी है। पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट। हाँ, बाकी दोनों सूत्र इसी में V = IR को अलग-अलग तरीकों से रखकर निकाले गए हैं। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम बहुत ज्यादा शक्ति न खींच लें और तारों में आग लग जाए, हमारे पास एक छोटा सा हीरो होता है, फ्यूज। हाँ, फ्यूज हमारे सर्किट का एक बहुत ही चालाक और कह सकते हैं निस्वार्थ बॉडीगार्ड है। निस्वार्थ। क्योंकि ये जानबूझकर सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा बनाया जाता है। ये एक ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और इसे हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। हाँ, सीरीज में। सीरीज में क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि सारा करंट इसके अंदर से होकर गुजरे ताकि ये उस पर नजर रख सके। अच्छा, ये बात है। जब किसी वजह से सर्किट में बहुत ज्यादा करंट बहने लगता है तो I² वाले फॉर्मूले के हिसाब से गर्मी तेजी से बढ़ती है। जैसे ही करंट खतरनाक स्तर पर पहुंचता है, यह फ्यूज का तार उस गर्मी से पिघल जाता है। ये खुद शहीद हो जाता है, सॉकेट को तोड़ देता है और हमारे महंगे उपकरणों को जलने से बचा लेता है। एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार आविष्कार। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत में हमने इलेक्ट्रॉनों की धीमी चाल के सच को जाना, वोल्टेज के धक्के और प्रतिरोध की रुकावट की कहानी समझी। यह भी देखा कि हमारे घर के सर्किट इतने स्मार्ट तरीके से क्यों डिजाइन किए गए हैं, और आखिर में हमने अपने बिजली के बिल और फ्यूज की भूमिका को भी समझा। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत सामग्री में भी जोर दिया गया है, ये सभी अवधारणाएं सिर्फ सैद्धांतिक नहीं हैं, ये बहुत व्यावहारिक हैं। सही। इन पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न या परखते हैं कि क्या हम इन सूत्रों को सिर्फ याद कर रहे हैं या वाकई समझ रहे हैं कि ये आपस में कैसे काम करते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। आज हमारे पास MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स हैं, जो ज्यादा करंट होने पर एक स्विच की तरह ट्रिप हो जाते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक साधारण सा फ्यूज जो बस पदार्थ के एक मौलिक गुण गलनांक यानी गर्म होकर पिघल जाने के सिद्धांत पर काम करता है, आज भी कितना प्रभावी है। सही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे जटिल समस्याओं का समाधान भौतिकी के सबसे सरल नियमों में छिपा होता है। विज्ञान की यही खूबसूरती है। नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम 10वीं क्लास की फिजिक्स की एक गाइड लेकर बैठे हैं और इसमें एक ऐसा चैप्टर है जो ऊपर से देखने में तो सीधा साधा लगता है, पर असल में हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इसी पर टिकी है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मतलब बिजली और चुंबक का रिश्ता। हाँ, और ये गाइड कमाल की है क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि डायग्राम्स, नियम और मतलब असल दुनिया की मशीनें सब एक साथ बुनी हुई हैं। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम इस कहानी को शुरू से समझेंगे। बिल्कुल। ये देखेंगे कि कैसे एक अदृश्य सी ताकत, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, से शुरू होकर हम इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर जैसी विशाल मशीनों तक पहुंचते हैं। और इन सब के बीच का जो कनेक्शन है, आज उसकी तह तक चलेंगे। बिल्कुल। और ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मतलब एग्जाम में पास होने के लिए नहीं है। हाँ, ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक तरीका है। हमारे पंखे, मिक्सर, यहाँ तक कि दरवाजे पर लगी घंटी भी, वो सब इन्हीं सिद्धांतों पर काम करती हैं। तो चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड आखिर है क्या भला? हम सब ने चुंबक से खेला है, वो एक दूसरे को खींचते हैं या धक्का देते हैं, पर वो ऐसा कैसे कर पाते हैं जब वो एक दूसरे को छू भी नहीं रहे होते? यही तो सारा खेल है। वो जो अदृश्य एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, किसी चुंबक के चारों ओर का वो इलाका जहां उसका जोर चलता है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अच्छा। इस गाइड में इसे समझाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जिक्र है। ये असल में होती नहीं है, ये बस उस फील्ड को कागज पर देखने का एक तरीका है, एक नक्शा है। अच्छा, जैसे हम हवा को देख नहीं सकते, पर जब पत्ते हिलते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मौजूद है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इन लाइंस के कुछ पक्के नियम हैं। पहला, ये हमेशा बंद लूप बनाती हैं, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती हैं और फिर चुंबक के अंदर से वापस नॉर्थ तक। ठीक है। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। एक मिनट, ये क्यों इतना जरूरी है कि वो एक दूसरे को काटती नहीं? ये तो बस एक किताबी नियम जैसा लगता है। नहीं, ये सिर्फ रटने वाली बात नहीं है। ये प्रकृति के एक बहुत गहरे कानून को दिखाता है। अच्छा। कि किसी एक जगह पर फोर्स की दिशा एक ही हो सकती है। सोचिए, अगर दो रेखाएं कट जाती तो उस कटने वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स की दो दिशाएं हो जाती। हाँ।
अगर आप वहां एक कंपास रखते तो उसकी सुई कंफ्यूज हो जाती कि उसे किधर पॉइंट करना है। प्रकृति में कंफ्यूजन नहीं होता, सिर्फ साफ नियम होते हैं। वाह, मतलब कंपास का कंफ्यूज ना होना ही इस नियम का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। और जहां ये रेखाएं पास पास होती हैं वहां फील्ड मजबूत होती है, और जहां दूर दूर वहां कमजोर। ठीक है, तो ये तो हुई चुंबक की बात। अब इसमें बिजली कहाँ से आई? इस गाइड में ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट का जिक्र है। लगता है कहानी की शुरुआत इन्होंने ही की थी। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ऑर्स्टेड ने गलती से ही खोज लिया था कि जब किसी तार में से बिजली गुजरती है तो उसके पास रखा कंपास हिलने लगता है। ओहो, मतलब चलती हुई बिजली अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने पहली बार बिजली और चुंबकत्व को जोड़ा था। तो तार के चारों ओर एक गोल मैग्नेटिक फील्ड बन गई। बिल्कुल। पर गोल तो किसी भी तरफ हो सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम कैसे जानेंगे कि ये किस तरफ घूम रही है? क्या इसका कोई अंदाजा लगाने का तरीका है? बिल्कुल है। और यहीं पर हमारा पहला मजेदार नियम आता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत आसान है। अच्छा, सोचिए कि आपने उस तार को अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर आपका अंगूठा बिजली के बहने की दिशा यानी करंट की दिशा में है तो जिस तरफ आपकी उंगलियां मुड़ेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। अरे वाह, हाँ, मतलब हमारे हाथ में इन अदृश्य फोर्सेस की दिशा नापने का एक छिपा हुआ टूल है। ये तो कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, तो एक सीधे तार से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, पर अगर हमें इसका असर बढ़ाना हो, इसे और शक्तिशाली बनाना हो, तो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब भी बहुत लॉजिकल है। अगर एक तार से थोड़ी फील्ड बनती है तो बहुत सारे तारों से ज्यादा बनेगी। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम उसी एक तार को मोड़कर एक गोल छल्ला या लूप बना देते हैं, जिसे कॉइल कहते हैं। अब हर तार का छोटा छोटा मैग्नेटिक इफेक्ट उस कॉइल के सेंटर में आकर जुड़ जाता है और वहां एक बहुत शक्तिशाली फील्ड बन जाती है। मतलब यूनिटी स्ट्रेंथ वाला हिसाब है। हाँ। सारे तारों का असर एक जगह इकट्ठा हो गया। बिल्कुल। और इस आइडिया को जब हम एक कदम और आगे ले जाते हैं तो हमें एक बहुत ही काम की चीज मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बिजली से बनने वाला चुंबक। सही। हम बस उस कॉइल के अंदर एक नरम लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं और बिजली चालू कर देते हैं, और बस वो लोहा एक बहुत ताकतवर चुंबक बन जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारी मर्जी का गुलाम है। सही शब्द इस्तेमाल किया, गुलाम। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, ये एक अस्थायी चुंबक है। जैसे ही आपने स्विच बंद किया, बिजली बंद हुई और उसका चुंबकत्व लगभग गायब। अच्छा, आप जितनी ज्यादा बिजली देंगे ये उतना ताकतवर बनेगा। इसी कंट्रोल की वजह से इसे बड़ी बड़ी क्रेनों में इस्तेमाल किया जाता है, लोहे का भारी भरकम सामान उठाने के लिए। और दरवाजे की घंटियों में भी। हाँ, और अनगिनत दूसरी जगहों पर। तो अब तक की कहानी ये है कि बिजली से हमें कंट्रोल किया जा सकने वाला चुंबक बना सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस बिजली वाले चुंबक को हम किसी असली परमानेंट चुंबक के पास रखें तो क्या उनमें कोई धक्का मुक्की नहीं होगी? मुझे लगता है यहीं से मोटर की कहानी शुरू होती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। कहानी का अगला मोड़ यही है, जब हम किसी ऐसे तार को जिसमें बिजली बह रही है एक पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे दो चुंबकों के बीच। तो उस तार पर एक धक्का लगता है, एक फोर्स महसूस होता है। और फिर से वही सवाल, ये धक्का किस तरफ लगेगा? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं? इसका भी कोई नियम होगा जरूर। हाँ, और ये इस चैप्टर का शायद सबसे जरूरी नियम है, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये थोड़ा उंगलियां तोड़ने वाला नियम है। स्कूल में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती थी इसकी। हाँ, मुझे याद है। तीनों को 90 डिग्री पर रखना अपने आप में एक कला है। हाँ, अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियां, अंगूठा, पहली उंगली और बीच वाली उंगली को एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर खोलना है। हाँ, और इसमें हर उंगली का एक खास मतलब है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है FBI। FBI? FBI अंगूठा दिखाता है थ्रस्ट या फोर्स F की दिशा, मतलब धक्का किधर लगेगा। पहली उंगली यानी फोरफिंगर दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड B की दिशा। और बीच वाली उंगली? और बीच वाली यानी मिडिल फिंगर दिखाती है करंट I की दिशा। FBI, फोर्स, फील्ड, करंट। ये अच्छा है। और इसी एक नियम पर हमारी दुनिया की सबसे कॉमन मशीनों में से एक चलती है, इलेक्ट्रिक मोटर। बिल्कुल। पंखे, कूलर, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, बच्चों के खिलौने, सब कुछ। ये गाइड बताती है कि मोटर का काम है बिजली की एनर्जी को घूमने की एनर्जी में बदलना। पर यह होता कैसे है? देखिए, मोटर के अंदर क्या होता है, चुंबकों के बीच एक कॉइल रखी होती है।
जब हम उस कॉइल में करंट भेजते हैं तो फ्लेमिंग के नियम के हिसाब से कॉइल के एक साइड पर ऊपर की तरफ धक्का लगता है और दूसरे साइड पर नीचे की तरफ। अच्छा। ये ऊपर नीचे का धक्का मिलकर उस कॉइल को घुमा देता है और कुछ खास इंतजाम जैसे स्प्लिट रिंग्स और ब्रश ये पक्का करते हैं कि कॉइल लगातार एक ही दिशा में घूमती रहे। तो असल में फ्लेमिंग का नियम ही है जो मोटर को लगातार घुमाता रहता है। वही है। मुझे याद है बचपन में मैंने खिलौने वाली मोटर तोड़ी थी और अंदर से बस एक तांबे के तार का गुच्छा और छोटे छोटे चुंबक निकले थे। तब समझ नहीं आया था, पर आज पता चल रहा है कि वो फ्लेमिंग का नियम ही था जो उस मोटर को घुमा रहा था। बिल्कुल। ये वाकई कमाल है। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर बिजली और चुंबक मिलकर हरकत यानी मोशन पैदा कर सकते हैं, तो क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या हम हरकत और चुंबक का इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर सकते हैं? ये सवाल माइकल फैराडे के दिमाग में भी आया था। हाँ। और उनके जवाब ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ। और जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मिनट, ये तो जादू जैसा लग रहा है। हाँ। मतलब हम सिर्फ एक तार को चुंबक के पास हिलाएं और उसमें बिजली पैदा हो जाएगी बिना किसी बैटरी के? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है और इसी घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसका राज एक शब्द में छिपा है, बदलाव। बदलाव। हाँ, चेंज। अगर आप एक कॉइल के पास चुंबक को सिर्फ रखकर छोड़ दें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप चुंबक को कॉइल के पास लाते हैं या उससे दूर ले जाते हैं, यानी कॉइल से जुड़ी मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं, तो उस कॉइल में अपने आप बिजली दौड़ने लगती है। मतलब हरकत जरूरी है, बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। या तो चुंबक हिले या कॉइल हिले, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बदलनी चाहिए और जैसे ही ये बदलाव होगा बिजली पैदा हो जाएगी। वाह। जी हाँ। तो अब जो बिजली पैदा हुई है उसकी भी कोई दिशा होगी, उसके लिए भी कोई नियम है क्या? बिल्कुल, और उसके लिए भी फ्लेमिंग ने ही नियम दिया, लेकिन इस बार हमें अपना दायां हाथ इस्तेमाल करना है। अच्छा। इसे कहते हैं फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। तरीका वही है, अंगूठा, पहली उंगली और बीच वाली उंगली को एक दूसरे से 90 डिग्री पर फैलाना है। अच्छा, तो बायां हाथ मोटर के लिए और दायां हाथ जनरेटर के लिए। एकदम सही। दाएं हाथ में अंगूठा दिखाता है चालक की गति की दिशा, पहली उंगली पहले की तरह मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है, और बीच वाली उंगली? और इन दोनों के नतीजे में बीच वाली उंगली उस पैदा हुई यानी प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट की दिशा बताएगी। और इसी एक सिद्धांत पर वो मशीन काम करती है जो हमारे घरों, शहरों और पूरी दुनिया को बिजली देती है, विद्युत जनित्र यानी जनरेटर। बिल्कुल। इस गाइड में भी लिखा है कि जनरेटर का काम मोटर से ठीक उल्टा होता है। ये घूमने की एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी को बिजली की एनर्जी में बदलता है। हाँ, पावर प्लांट में यही होता है। पानी, हवा या भाप की ताकत से एक बड़ी टरबाइन घुमाई जाती है। वो टरबाइन एक बहुत बड़ी कॉइल को शक्तिशाली चुंबकों के बीच घुमाती है, और जैसे ही कॉइल घूमना शुरू करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से उसमें बिजली पैदा होने लगती है। और फिर तारों के जरिए वो बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है। सही। तो हमने एक पूरा सर्कल देख लिया। हाँ। बिजली से चुंबक और फिर उससे हरकत यानी मोटर, और फिर हरकत और चुंबक से वापस बिजली यानी जनरेटर। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये समझना तो मेरे लिए आज का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। हाँ। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा और जमीनी बनाते हैं। हमारे घरों में इस बिजली से जुड़ी सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम होते हैं? गाइड में फ्यूज और अर्थिंग का जिक्र है। हाँ, ये दोनों हमारे घर के अदृश्य बॉडीगार्ड हैं। हाँ। पहला है फ्यूज। ये एक बहुत ही सीधा साधा हीरो है। यस। ये बस एक पतले से तार का टुकड़ा होता है जिसे खास मटेरियल से बनाया जाता है ताकि वो जल्दी पिघल जाए। अच्छा। जब भी किसी वजह से, जैसे शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से, हमारे घर के सर्किट में बहुत ज्यादा करंट दौड़ने लगता है, तो ये फ्यूज का तार सबसे पहले गर्म होता है और पिघल के टूट जाता है। मतलब ये खुद की कुर्बानी दे देता है। बिल्कुल। उस सर्किट को तोड़कर बिजली का रास्ता रोक देता है, और ऐसा करके वो हमारे कीमती टीवी, फ्रिज और दूसरे उपकरणों को जलने से बचा लेता है। ये एक सस्ता सा बलिदान है जो हजारों का नुकसान बचाता है। और दूसरा बॉडीगार्ड है अर्थिंग, जिसे हम हरे रंग के तार से पहचानते हैं। इसका क्या काम है? अर्थिंग हमें बिजली के झटके से बचाने के लिए है। कभी कभी क्या होता है कि किसी उपकरण जैसे प्रेस या कूलर की धातु की बॉडी में अंदर से करंट लीक होने लगता है। हाँ, होता है ऐसा।
अगर हमने उसे छू लिया तो करंट को जमीन तक जाने का सबसे आसान रास्ता हमारा शरीर बन जाता है और हमें जोर का झटका लगता है। तो अर्थिंग? अर्थिंग का तार उस लीक हुए करंट को हमारे शरीर के बजाय एक सुरक्षित और आसान रास्ते से सीधे जमीन में भेज देता है। तो करंट हमें छूने की बजाय उस तार से होकर चला जाता है और हम सुरक्षित रहते हैं। तो कुल मिलाकर आज की हमारी बातचीत एक बड़ी ही दिलचस्प यात्रा रही है। हमने एक अदृश्य सी मैग्नेटिक फील्ड से शुरुआत की, फिर दाएं हाथ के नियम से उसकी दिशा समझी और फिर फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियमों के सहारे मोटर और जनरेटर के दरवाजे खोले जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। हाँ, और अंत में घर की सेफ्टी तक भी पहुंचे। बिल्कुल, ये फिजिक्स के उन हिस्सों में से हैं जहां कुछ मुट्ठी भर नियम मिलकर इतनी सारी टेक्नोलॉजी को जन्म देते हैं। लेकिन मैं आज की बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरूर। इस गाइड में एक बात पे जोर दिया गया है कि ये चैप्टर डायग्राम प्लस थ्योरी का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसी से जुड़ा एक ख्याल मन में आता है। ये सोचना दिलचस्प है कि इन सभी नियमों और मशीनों की खोज में किसकी भूमिका ज्यादा अहम थी, उन सिद्धांतों की जिन्होंने हमें कागज पर डायग्राम बनाने में मदद की, या फिर इन मशीनों के असली मॉडल्स और डायग्राम्स की जिन्होंने इन सिद्धांतों को समझने का रास्ता दिखाया। वाह, ये तो गहरा सवाल है। विज्ञान में अक्सर ये बहस होती है कि पहले आइडिया आता है या पहले उसका विजुअल। सिद्धांत और कल्पना के बीच का ये रिश्ता नमस्कार, हमेशा से ही बहुत गहरा और आज हम एक शक्तिशाली बहुत रहा ही है। जरूरी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, ऊर्जा के स्रोत। नमस्कार। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी दुनिया ऊर्जा पर चलती है, लेकिन ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये कहानी उतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ऊर्जा के स्रोत कौन-कौन से हैं, बल्कि हर स्रोत से जुड़ी वो जो छिपी हुई कीमतें हैं, जो समझौते हैं, उनको समझना है। बिल्कुल, क्योंकि ऊर्जा की कहानी असल में लेन देन की कहानी है। हर विकल्प के साथ एक लेकिन जुड़ा होता है। और ये विषय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अक्सर ऊर्जा को बहुत हल्के में ले लेते हैं। स्विच ऑन किया और बत्ती जल गई। हाँ, बस हो गया काम। पर उस एक स्विच के पीछे कोयले की खदानें हैं, विशाल बांध है, या फिर हजारों एकड़ में फैले सोलर फार्म्स। आज हम इन्हीं विकल्पों के नफे नुकसान का हिसाब किताब समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कोई भी फैसला इतना आसान क्यों नहीं होता। तो चलिए इस लेन देन को समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस पैमाने से जिससे किसी भी ऊर्जा स्रोत को परखा जाता है। फिर हम पारंपरिक स्रोतों यानी हमारे पुराने भरोसेमंद ईंधन जैसे कोयला और पानी की बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी असली कीमत क्या है। ठीक है। और उसके बाद हम भविष्य के कहे जाने वाले अपारंपरिक स्रोतों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि क्या वो वाकई हमारी सारी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्रोत को अच्छा या बुरा कहने से पहले हमें यह तय करना होगा कि हम उसे किस तराजू पर तौल रहे हैं। हाँ, मतलब एक अच्छे ऊर्जा स्रोत में क्या गुण होने चाहिए? ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत हमें 5 मुख्य पैमाने देता है। 5 पैमाने? हाँ, पहला, वो प्रति इकाई मात्रा या वजन में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा दे, जिसे हम ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। अच्छा। इसी वजह से हम लकड़ी से हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, लेकिन केरोसिन से उड़ा सकते हैं। सही है। दूसरा, वो आसानी से उपलब्ध हो और उसे निकालना आसान हो। तीसरा, वो सस्ता हो। चौथा, वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। और पांचवा, उसका इस्तेमाल करना और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सुरक्षित हो। और मजे की बात यह है कि आज तक हमें कोई ऐसा स्रोत नहीं मिला है जो इन 5 पैमानों पर 100% खरा उतरे। अच्छा। हाँ, और यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये तो एक शानदार ढांचा है पूरी चर्चा के लिए। तो चलिए इस पैमाने को लेकर सबसे पहले पारंपरिक स्रोतों की बात करते हैं। जाहिर है सबसे पहला नाम आता है जीवाश्मी ईंधन का। कोयला, पेट्रोल, डीजल। हाँ। ये हमारी आधुनिक दुनिया के इंजन रहे हैं। और इसकी वजह है उनका अविश्वसनीय ऊर्जा घनत्व। एक बैरल तेल में जितनी ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा पैदा करने के लिए एक इंसान को सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी। बाप रे। इसी वजह से हमारी औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई है। ये सस्ता था, आसानी से उपलब्ध था और इससे ऊर्जा निकालने की तकनीक हम सदियों से जानते हैं। इसने हमें वो शक्ति दी जिससे हम शहर बना सकें, फैक्ट्रियां चला सकें और दुनिया को जोड़ सकें। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, हर चीज की एक कीमत होती है।
इन फायदों के पीछे छिपा हुआ बिल क्या है? बिल बहुत बड़ा है और अब वो हमारे सामने आ रहा है। स्रोत हमें दो मुख्य बातें बताता है। पहली, ये एक सीमित संसाधन है। सीमित? इसे बनने में लाखों साल लगते हैं और हम उसे कुछ 100 सालों में ही खत्म करने पर तुले हैं। ये एक तरह का क्रेडिट कार्ड है जिसकी कोई लिमिट नहीं, ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसे हम बस अंधाधुंध स्वाइप किए जा रहे हैं। और दूसरी और सबसे बड़ी कीमत है पर्यावरण। जब हम इन्हें जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं और यहाँ आंकड़े चौंकाने वाले हैं। स्रोत ये कहता है कि दुनिया की 75% से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें इन्हीं जीवाश्मी ईंधनों से आती हैं। 75%? हाँ, तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ प्रदूषण नहीं है, ये हमारे ग्रह के ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने जैसा है। जीवाश्म ईंधन के अलावा पारंपरिक स्रोतों में एक और बड़ा नाम आता है, जल विद्युत ऊर्जा। हाँ, पानी से बनने वाली बिजली। हाँ, पानी से। ये तो साफ सुथरी लगती है, इसमें तो कुछ जल नहीं रहा। तो क्या ये एक बेहतर विकल्प है? कागज पर तो ये बेहतरीन लगता है। हाँ। बहता हुआ पानी एक नवीनकरणीय स्रोत है, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा और इससे सीधे तौर पर कोई वायु प्रदूषण नहीं होता। भारत जैसे देश में जहां इतनी नदियां हैं, ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत रहा है। बिल्कुल। इसके लिए नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, पानी को रोका जाता है और फिर उसे ऊंचाई से गिराकर टरबाइन घुमाई जाती है, जिससे बिजली बनती है। लेकिन हम अक्सर बड़े बड़े बांधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बारे में सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं। अगर ये इतनी ही साफ ऊर्जा है तो फिर लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? इसकी छिपी हुई कीमत क्या है? इसकी छिपी हुई कीमत बहुत बड़ी और अक्सर स्थायी होती है। एक बड़ा बांध बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन पानी में डूब जाती है। हजारों एकड़? हाँ, इसमें जंगल, खेत और कई बार पूरे के पूरे गांव समा जाते हैं। इससे उस इलाके का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। ओहो। लाखों लोगों को अपनी जड़ों से विस्थापित होना पड़ता है। तो एक तरफ हमें शहरों के लिए साफ बिजली मिलती है, लेकिन उसकी कीमत कोई और चुका रहा होता है। वो समुदाय, वो जंगल, वो जानवर जो उस नदी के किनारे बसते थे। ये दिखाता है कि साफ ऊर्जा की परिभाषा भी इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। तो पारंपरिक स्रोतों की कहानी साफ है, हमें तुरंत और भरपूर ऊर्जा मिलती है, लेकिन उसकी एक छिपी हुई पर्यावरणीय या सामाजिक कीमत है। बिल्कुल। जो हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। बिल्कुल। तो सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा विकल्प है जिसकी कोई कीमत ही ना हो? चलिए भविष्य की कही जाने वाली ऊर्जा यानी अपारंपरिक स्रोतों में इसका जवाब ढूंढते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे पहले दो बड़े खिलाड़ियों का नाम आता है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सोलर और विंड। हाँ, ये आज नवीकरणीय ऊर्जा की रीढ़ बन चुके हैं। तकनीक बेहतर होने के साथ साथ ये लगातार सस्ते हो रहे हैं और दुनिया भर में इन्हें तेजी से अपनाया जा रहा है। सूरज और हवा वो तो मुफ्त है और हमेशा उपलब्ध रहेंगे। सुनने में एकदम सही समाधान लगता है। तो फिर हम अब तक अपनी सारी ऊर्जा इन्हीं से क्यों नहीं बना रहे हैं? यहाँ क्या लेकिन है, क्या पेंच है इसमें? यहाँ सबसे बड़ा लेकिन है इनकी प्रकृति। स्रोत इनकी सबसे बड़ी चुनौती पर भी रोशनी डालता है। ये स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है मतलब सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं चलती। अच्छा, हाँ। इस समस्या को इंटरमिटेंसी या रुक रुक कर मिलना कहते हैं। हमारी बिजली ग्रिड को 24 घंटे एक स्थिर सप्लाई चाहिए होती है, लेकिन सौर और पवन ऊर्जा दिन और मौसम के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। सही बात है। और इसी इंटरमिटेंसी की समस्या का हल ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक बैटरी स्टोरेज जैसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी एक बड़ी चुनौती है। मतलब ये हमारी ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं, पर शायद अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकते। शायद नहीं। इन बड़े नामों के अलावा स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प और जमीनी समाधान की ओर भी इशारा करता है, बायोगैस। ये क्या है और ये कैसे काम करता है? बायोगैस एक शानदार उदाहरण है कि कैसे हम कचरे को संसाधन में बदल सकते हैं। कचरे को संसाधन में? हाँ, यह मुख्य रूप से गोबर, खेती के कचरे और रसोई के जैविक कचरे से बनती है। इसे एक बंद टैंक में पानी के साथ मिलाकर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मीथेन गैस बनती है, जो एक बेहतरीन ईंधन है। अच्छा। इसका इस्तेमाल खाना पकाने और रोशनी के लिए किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, प्रक्रिया के अंत में जो घोल बचता है वो खेतों के लिए एक बहुत अच्छी खाद का काम करता है। सीमा भी है। अच्छा। यह एक विकेंद्रीकृत समाधान है।
डिसेंट्रलाइज्ड। यह ग्रामीण इलाकों, किसी एक फार्म या एक छोटे समुदाय के लिए बेहतरीन है, लेकिन इससे मुंबई जैसे शहर को बिजली नहीं दी जा सकती। यह ऊर्जा समस्या का एक बड़ा केंद्रीकृत हल नहीं है, बल्कि हजारों छोटे छोटे स्थानीय हलों में से एक है। स्रोत हमें कुछ और विकल्पों जैसे ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा के बारे में भी बताता है, लेकिन ये सभी अभी बहुत सीमित पैमाने पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक ऐसे स्रोत पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद है, परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी। हाँ, एक तरफ इससे असीमित और साफ ऊर्जा का वादा है, तो दूसरी तरफ इससे जुड़े डर हैं। स्रोत इसे कैसे समझाता है? स्रोत बताता है कि ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें यूरेनियम जैसे भारी परमाणु के केंद्र को तोड़ा जाता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ओके।